नमस्कार, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आपका स्पेशल सेल के आज के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे पश्चिमी यूपी के सबसे खतरनाक शहरों में शुमार शहर मेरठ की, जहां सरकार और पुलिस के बार बार दावे किए जाने के बाद भी अपराधियों की दहशत जारी है। दिन हो या रात, बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। यहाँ शहर का हर कोना दहशत के साए में जीने को मजबूर है। यहाँ बेटियां सिरफिरों का शिकार बनती हैं और यही नहीं, आए दिन हो रही हत्या, लूट और अपहरण जैसी वारदातें तो जैसे यहाँ आम ही हो चुकी हैं। मेरठ में अपराधियों की दहशत। कहीं दामाद ने ससुराल वालों पर तेजाब से किया हमला, कहीं जीजा ने साली को मार डाला, कहीं सिरफिरे ने ली लड़की की जान, कहीं भाई ने बहन की कर दी हत्या, कहीं रंजिश के चलते बच्चे को किया किडनैप, कहीं डॉक्टर का हत्यारा निकला उसका अपना ही बेटा, कहीं सरेआम लुटेरों ने मारी गोली। हर तरफ लोग दहशत में जी रहे हैं, फिर भी पुलिस है खामोश। बड़ा सवाल, आखिर कैसे महफूज रहेंगे लोग? चलिए सबसे पहले बात करते हैं दहेज प्रथा की, जो एक ऐसी कुरीति बनकर उभरी है जिसने न जाने कितने ही परिवारों को अपनी चपेट में ले लिया है। जी हां, जहां दहेज प्रथा अनैतिक और है, वहां आज भी छोटी मानसिकता वाले लोग इससे उभर नहीं पाए हैं। जी हां, मेरठ में एक बार फिर दहेज की खातिर एक दामाद ने अपनी पत्नी के पूरे परिवार को ही तेजाब से जला दिया, जिससे 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। दहेज की खातिर हैवानियत। दामाद ने ससुराल वालों पर किया तेजाब से हमला, पत्नी समेत 7 लोग झुलसे। मेरठ के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे ये लोग दहेज के चलते हैवानियत का शिकार हुए हैं। इन लोगों को तेजाब से जलाया गया है। इनमें बूढ़े, जवान से लेकर बच्चे तक शामिल हैं। वारदात लिसाड़ी थाने के शौकीन कॉलोनी इलाके में घटी है, जहां रात के अंधेरे में आरोपी पहुंचे और इन पर तेजाब से हमला कर फरार भी हो गए। आरोपियों ने यह भी नहीं सोचा कि जिन पर वो तेजाब से हमला कर रहे हैं उनमें छोटी उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। 2:15 बजे हमारे घर पे आया, बराबर वाली की छत पे से चढ़ के सीढ़ी लगा के सोतों के ऊपर उसने तेजाब डाला सबको। कितने लोगों के ऊपर तेजाब डाला? 7 लोगों के ऊपर। आरोप है कि पूरी वारदात को दहेज की डिमांड पूरी न होने पर अंजाम दिया गया है। असल में तेजाब हमले से घायल हुई उजमा का निकाह महज 1 साल पहले ही पिपली खेड़ा के रहने वाले साजिद के साथ हुआ था। आरोप है कि निकाह के बाद से ही साजिद उजमा को दहेज के लिए परेशान कर रहा था। वो उजमा के साथ मारपीट करता था और जब लाख समझाने के बाद भी साजिद ने नहीं माना तो उजमा को उसके मायके के लोग अपने साथ लेकर चले गए। यही नहीं, साजिद के खिलाफ पुलिस में केस भी दर्ज करा दिया गया और इसी बात से साजिद अपने ससुराल वालों के साथ रंज रखने लगा और प्लान बनाकर रात के अंधेरे में अपने दोस्त वसीम के साथ छत के रास्ते ससुराल के घर में पहुंचा और पत्नी समेत 7 लोगों पर तेजाब उड़ेल दिया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। बता रहे हैं कि इसको केमिकल फेंक दिया है, जिससे इन लोगों को बर्न हुआ है और इनको इस प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए इस हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बेसिकली इनका विवाद इनकी बेटी और उसके हस्बैंड से था। दहेज के चलते हुई इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सरकार लाख कोशिश कर ले, लेकिन दहेज के लिए हैवानियत का खेल थमता नजर नहीं आ रहा है। मेरठ से प्रवीण चौहान की रिपोर्ट, एपीएन। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा जीजा जिसने रिश्तों पर से ही भरोसा खो दिया। जी हां, मेरठ में एक जीजा ने अपने एक साथी के साथ मिलकर अपनी सगी साली को ही मौत के घाट उतार दिया। वारदात सरदना के मोहल्ला किला खेवान में घटी है, जहां हत्या की वजह अवैध संबंध का विरोध करना बताया जा रहा है। जीजा का नाम उस्मान है, जबकि उसके साथी का नाम आदिल है। दोनों वारदात के बाद से ही फरार चल रहे हैं। मृतका के परिजनों के मुताबिक अक्सर उस्मान साली तस्लीमा को परेशान किया करता था, लेकिन जब तस्लीमा ने विरोध किया तो उसने युवती की गला दबाकर हत्या ही कर दी। हत्या की बाबत पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।
उस्मान था, वो मेरी बहनों में खा इल्जाम लगा जाता, फिर बहन बिल्कुल वैसी की थी, वो जिसकी तरफ किशोर से इल्जाम लगाने लग जाता था। मैं इनके बाद ये सुना नहीं थी, अपने नोटे में निकालते, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी 10 साल। आपने प्रेमी तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा भी प्रेमी देखा है जो अपनी प्रेमिका की हत्या ही कर दे, और वो भी तब जब प्यार एक तरफा हो? जी हां, मेरठ में सिरफिरे प्रेमियों की भी दहशत छाई हुई है, जहां एक नाबालिग छात्रा द्वारा जब एक सिरफिरे प्रेमी के प्रेम को ठुकरा दिया जाता है तो उसने उसकी हत्या को ही अंजाम दे दिया। मेरठ के थाना खरखोदा गांव के नरहेड़ा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहां एक नाबालिग लड़की की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। लड़की का नाम हिमांशी था और वो महज 6वीं की छात्रा थी। पिता की मौत के बाद उसकी मां किसी तरह उसे और बाकी बच्चों को पाल रही थी। मां को हिमांशी से बहुत उम्मीदें भी थी, लेकिन हिमांशी पर तो पड़ चुकी थी पड़ोस में ही रहने वाले योगेंद्र की बुरी नजर। योगेंद्र उससे एक तरफा प्रेम करता था और अक्सर वो हिमांशी को स्कूल आते जाते वक्त परेशान करता था, लेकिन हिमांशी ने जब उसे फटकार लगाई तो घात लगाकर हिमांशी के गर्दन पर तमंचा लगाकर उसने गोली चला दी। बताइए अगर मम्मी ने वहाँ गए क्या ना उनके घर पे, उन्होंने घर वालों ने कहा इनको आपको छोड़ दो, फिर आपको पुलिस वाले का दवा कर दिया, फिर अगले दिन कर दिया काम, अगले दिन गोली से मार दी। एक लड़की थी जो 8वीं 9वीं क्लास की छात्रा थी और उसी के गांव का एक व्यक्ति है जोगेंद्र, एक तरफा प्यार की कुछ कहानी थी जिसकी वजह से उसने तमंचे से इसकी गोली मार के हत्या कर ली। जोगेंद्र को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे उसकी निशानदेही पर तमंचा भी जो उसने यूज किया था उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इसको गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेजना वैधानिक कार्रवाई करते हैं। हिमांशी की हत्या के बाद आरोपी योगेंद्र खुद ही पुलिस के पास भी पहुंच गया और हिमांशी की हत्या की बात कबूलते हुए हत्या में इस्तेमाल तमंचे को भी सौंप दिया। पुलिस ने योगेंद्र के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेजने के भी आदेश दे दिए गए। अब योगेंद्र अपने खौफनाक कारनामे की वजह से ताउम्र जेल के अंदर ही रहेगा, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कोई शख्स प्रेम में इस कदर अंधा कैसे हो सकता है कि अपनी मर्जी पूरी न होने पर किसी की जान तक ले ले और उसके सपनों का भी अंत कर दे। मेरठ से प्रवीण चौहान की रिपोर्ट, एपीएन। अब बात करते हैं एक ऐसी सनसनीखेज वारदात की जहां एक युवती को प्यार करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जी हां, वारदात थाना लिसाड़ी गेट की है, जहां नजमा का पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्रेम संबंध था, तो वही भाई यामीन को यह बात स्वीकारा नहीं थी और इसी बात से खफा होकर उसने अपनी बहन नजमा को गला दबाकर हत्या कर दी। हालांकि बाद में आरोपी भाई ने खुद को भी पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन इस तरह की बढ़ती वारदात ये साबित करती है कि किस तरह से सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की वारदात थम नहीं रही है। हाँ, एक लड़की है वहाँ, वो अपने सेम कम्युनिटी के एक लड़के के साथ उसका कुछ घर वालों का ऐसा वो था मानना कि वो एक अपने उसी कम्युनिटी के एक लड़के के साथ वो आती जाती है। कल रात में जब घर वालों की नींद खुली तो वो घर पे नहीं थी। जब सुबह वो लड़की आई है, फिर उनको ये लगा है कि वो वहीं से आ रही है उसी के पास से, तो उसकी गला दबा के उसके भाई ने हत्या कर दी है और जो हत्यारा भाई है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ के बढ़ते क्राइम ग्राफ से अब छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं रह गए। जी हां, जहां दानिश नाम के एक बच्चे को 24 मई को किडनैप कर लिया गया था, लेकिन जब बच्चे का कंकाल मिला तो इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीर है मासूम दानिश की, जिसकी मुस्कान अब सिर्फ तस्वीरों में कैद रहकर रह गई। 10 साल का दानिश जीना चाहता था किसी आम बच्चे की ही तरह, लेकिन बदमाशों ने उसकी सांसें ही छीन ली। सकते में डालती वारदात मेरठ थाना के सिवाल खास गांव में घटी है। बीते 24 मई को दानिश का बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। दानिश को परिजनों ने हर मुमकिन जगह खोजा, लेकिन दानिश का कुछ भी पता नहीं चला। आखिरकार परिजनों ने दानिश की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति में लगी रही और परिजनों को गुमराह करती रही। लेकिन जब परिजनों ने थक हार कर उच्च अधिकारियों से शिकायत की, तब जाकर पुलिस हरकत में आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बदमाशों ने मासूम की निर्मम हत्या कर दी। 24 तारीख में पूरा दिन हो गया। 25 तारीख में हम शिवाल खास चौकी में गए, वहाँ दरोगा साहब ने हमसे कही 2 घंटे में केस खुल जाएगा।
2 घंटे में केस खुल जाएगा। उसके बाद में 25 तारीख में हम गए, एसओ साहब से हमारी बात हुई। एसओ साहब ने कही कि भाई ये कुछ नहीं बता रहा। फिर वहाँ से शिवाल से 10-20 आदमी आए, फिर 50-40 हुए, फिर 100-150 हुए, 200, 250, 300, 500 आदमी इकट्ठे हो गए। जाम लगाने की बात करी। एसओ साहब कुछ दबाव में आए। एसओ साहब कहने लगे 2 घंटे की मोहलियत दे दो। 2 घंटे से 1 घंटा, 1 घंटे से आधे घंटे की मोहलियत हो गई। आधे घंटे के बाद एसओ साहब जो तभी कहने लगे कि एक लड़का हमारी ओर गिरफ्त में आ चुका है। दोनों लड़के वे भी गिरफ्त में आ गए। आज तक ना तो उन बच्चों की हमने शक्ल देखी कैसे हैं कैसे नहीं है, ना ही उन बच्चों की थाने में एंट्री हुई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और खुलासा किया है कि दानिश की हत्या को पुरानी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया है। यही नहीं, आरोपियों ने उसकी हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया। दानिश के मामले में इलाके के थाना प्रभारी को लापरवाही बरतने के आरोप में लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। के गायब होने पे अभियोग पंजीकृत किया गया था और बॉडी कल रात में मिली है, जिसको परिजनों ने उसके कपड़े के आधार पर शिनाख्त किया है। 3 लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं, जिनको जेल भेजा जा रहा है। वैधानिक कार्रवाई उसमें कर रहे हैं। बच्चे की बॉडी का पीएमडीएमओ करवा। दानिश की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी जाती है, लेकिन पुलिस गहरी नींद सोती दिखती है। अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि यदि पुलिस वक्त रहते कार्रवाई करती तो आज दानिश अपने परिवार के साथ होता। मेरठ से प्रवीण चौहान की रिपोर्ट, एपीएन। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा कलयुगी बेटा जिसने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शराब का आदी बेटा अक्सर पैसों की खातिर पिता से झगड़ा किया करता था और इसी के चलते बेटे ने उसकी हत्या को ही अंजाम दे डाला। और यही नहीं, कातिल बेटे ने पुलिस को चकमा देने के लिए भी जमकर नाटक रचा, लेकिन आखिरकार उसका कातिल चेहरा बेनकाब हो ही गया। मेरठ का सरधना विधानसभा इलाके का मोहल्ला जगमोहन नगर, जहां एक बेटे ने ही कर दी अपने बाप की खौफनाक अंदाज में हत्या। मृतक पिता धीरे सिंह मूल रूप से जनपद बागपत के गांव कान्हड़ का रहने वाला था और उसके 3 बेटे गांव में ही रहते थे, जबकि वो सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद अपने आरोपी बेटे नयन सिंह के साथ मेरठ के जगमोहन नगर में रह रहा था। लेकिन शराब की लत ने बेटे नयन सिंह की आंखों में पट्टी बांध दी थी। वो अक्सर पिता से शराब के लिए पैसे की मांग किया करता था। बुधवार को पड़ोसियों ने भी देखा कि बेटा पिता की बड़ी बेरहमी से डंडों और हथौड़ों से पिटाई कर रहा था, लेकिन इससे पहले कोई पिता को बचा पाता, बेटे ने उसे मारकर बुरी तरह से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। सुबह जैसे उठे पता चला कि एक मर्डर हो गया। मास्टर जी सिंह है, रिटायर्ड शिक्षक है, और ये भी अनुमान लगाया जा रहा कि इनके बाप बेटों में झगड़ा होता था रोजाना। दारू पीते थे इनके लड़का। हो सकता है कि इनके लड़के ने मारा हो। ये अभी पूरा डिसीजन नहीं कह सकते कि इनके लड़के ने मारा। वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल बेटा फरार हो गया और खुद को बचाने के लिए उसने ड्रामा भी रचा, लेकिन आखिर पुलिस उसके गिरेबान तक पहुंच ही गई और आरोपी बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और अब पुलिस ने उस पर हत्या का केस दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। मेरठ से प्रवीण चौहान की रिपोर्ट, एपीएन। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेरठ में अपराधियों की दहशत। कहीं दामाद ने ससुराल वालों पर तेजाब से किया हमला, कहीं जीजा ने साली को मार डाला, कहीं सिरफिरे ने ली लड़की की जान, कहीं भाई ने बहन की कर दी हत्या, कहीं रंजिश के चलते बच्चे को किया किडनैप, कहीं डॉक्टर का हत्यारा निकला उसका अपना ही बेटा, कहीं सरेआम लुटेरों ने मारी गोली,
हर तरफ लोग दहशत में जी रहे हैं, फिर भी पुलिस है खामोश। बड़ा सवाल, आखिर कैसे महफूज रहेंगे लोग? चलिए ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं एक ऐसा कातिल जिसका चेहरा आखिर बेनकाब हो ही गया। जी हां, मेरठ में एक डॉक्टर की उसके घर में ही बड़ी बेरहमी से हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का बेटा ही निकला। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एक बेटे ने अपने पिता की जान क्यों ली? मेरठ का थाना नौचंदी इलाका, यहां 20 मई की रात हुई थी डॉक्टर अशोक सिंघल की उनके घर में ही बेरहमी से पीट कर हत्या। शुरू में लगा कि डॉक्टर सिंघल की हत्या की वारदात को किसी लुटेरे गैंग ने अंजाम दिया है, लेकिन घर से किसी कीमती सामान के गायब न होने से पुलिस ने डॉक्टर के घर वालों से ही पूछताछ शुरू की, जिसके बाद हुआ बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा। डॉक्टर सिंघल की हत्या में किसी और का नहीं बल्कि उनके अपने बेटे अंकित का ही नाम सामने आया। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर अंकित ने अपने पिता को क्यों मार डाला? इसको लेकर पुलिस ने खुलासा किया कि अंकित अपने पिता के एक अन्य महिला से अवैध संबंध को लेकर इतना नाराज था कि वो बन बैठा पिता का ही कातिल। डॉक्टर अशोक का जो हत्या हुई थी जो उनकी, उसमें उनके पुत्र अंकित ने ही उनकी हत्या की थी और घटना वाले दिन पिता पुत्र में इस बात पे विवाद हुआ था कि उनके पिता का जो मृतक हैं उनका संबंध एक किसी महिला से था, जिस बात पर उनके पुत्र को आपत्ति थी। इसी बात पर पिता पुत्र में विवाद हुआ और पुत्र को उनके पिता ने ये कहा कि आप घर छोड़ के चले जाओ, मैं उस महिला के साथ ही रहूंगा। अंकित ने पुलिस से हुई पूछताछ में बताया कि दवाइयों के कारोबार के दौरान पिता अशोक सिंघल का एक महिला से रिश्ता कायम हो गया था। दोनों एक दूसरे से अक्सर मिलते और परिवार की इज्जत की दुहाई देने के बाद भी अशोक नहीं मानते। हद तो तब हो गई जब अशोक ने महिला को अपने घर में ही परिवार के साथ रख लिया और जब बेटे अंकित ने अशोक का विरोध किया तो दोनों में जमकर झगड़ा हुआ और आखिरकार मौका मिलते ही सोते वक्त अशोक को अंकित ने बेसबॉल से पीट कर मौत के घाट उतार दिया और हत्या को लूट का शक्ल देने के लिए घर में रखे अलमारियों के सामानों को इधर उधर फैला दिया। यही नहीं, खुद ही पुलिस को फोन करके लूटपाट और हत्या की कहानी भी सुना दी। घटना वाले दिन रात में अंकित ने बेसबॉल के बैट से अपने पिता की हत्या कर दी। घटना में प्रयुक्त बेसबॉल बरामद कर लिया गया है और अंकित को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के शिकंजे में फंस ही जाता है और अब अंकित का भी कातिल चेहरा बेनकाब हो चुका है। हालांकि अब ये पछता भी रहा है, लेकिन इसे अब अपने किए अपराध के लिए सजा भी होगी। मेरठ से प्रवीण चौहान की रिपोर्ट, एपीएन। अभी हमने आपको दिखाया एक कातिल बेटा, पर क्या कोई बेटी भी अपने माता पिता की हत्या कर सकती है? जी हां, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये बिल्कुल सच है। वारदात साल 2008 की है जो प्रेम प्रयाग कॉलोनी में घटी थी। पूर्व मिस मेरठ रही प्रियंका नाम की लड़की ने अपनी एक सहेली के साथ मिलकर अपने माता पिता की हत्या ही कर दी। इस वारदात को प्रॉपर्टी के लिए अंजाम दिया गया था। अब इस मामले में मेरठ जिला जज ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ साथ 20,000 के आर्थिक दंड की भी सजा सुनाई है। मेरठ में साल 2008 में प्रेम प्रयाग कॉलोनी में हुई रिटायर्ड जेई प्रेमवीर और उनकी पत्नी संतोष सिंह की हत्या ने मेरठ ही नहीं पूरे देश में भी सनसनी मचा दी थी। पुलिस ने मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर जेई और उनकी पत्नी की हत्या के आरोप में उनकी बेटी प्रियंका और प्रियंका की दोस्त अंजू को गिरफ्तार किया और दावा किया कि दोनों ने ही मिलकर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था। प्रियंका से पूछताछ हुई जिससे खुलासा हुआ कि मृतक जेई पहले रिश्ते में प्रियंका का चाचा था, लेकिन प्रियंका के पिता की मौत के बाद उसने प्रियंका की मां से शादी कर ली थी। प्रियंका को शक था कि उसके पिता की मौत स्वाभाविक न होकर हत्या की वारदात थी जिसे जेई ने ही अंजाम दिया था। यही नहीं, प्रियंका इस बात से भी नाराज थी कि उसे प्रॉपर्टी से भी बेदखल किया जा रहा था, जिसके बाद प्रियंका ने अपनी सहेली के साथ मिलकर सौतेले पिता और मां को चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया। इनोसेंस उनका कहना था कि हम वहाँ नहीं थे, हम मेरठ में रह रहे थे, लेकिन हमारा इस अपराध से कोई मतलब नहीं था, हम वहाँ से अलग रह रहे थे। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन का मेन जो लाइन थी वो यह थी कि आप मेरठ में उसी स्थान पर रहते हुए और विशेषकर एक के माँ बाप होने के कारण, डबल मर्डर होने के कारण आप 8 दिन तक
आप उस स्थान पर नहीं आए, आपके माँ बाप की हत्या होती है, एक अस्वाभाविक आपका रिएक्शन था, आपका व्यवहार था, एक कारण। दूसरा कि आप घर में घुसते हुए 2 इंडिपेंडेंट पुलिस के कर्मचारी द्वारा देखे गए और आपके द्वारा उनकी कोई आपसे दुश्मनी नहीं, वो गवाही आपके खिलाफ क्यों देंगे? तो उनकी गवाही तो धारा 106 एविडेंस एक्ट होता है, उसके अंतर्गत बर्डन शिफ्ट हो जाता है एक्यूज्ड पे, तो दे फेल्ड टू शिफ्ट द बर्डन। जो चीज वहां से गायब हुई थी या जो डकैती का मामला वो बरामद हुई, भारी मात्रा में एफडीज, बहुत सारे चेक्स, विल थी, जिस विल में इनके जो पुत्र के नाम वसीयत कर दी गई थी, वो वसीयत भी आपसे बरामद हुई। उसके अलावा ज्वेलरी थी, सोने के जेवर, और उसके अलावा और कागज थे, बहुत सारे प्रलेख, 105 इन ऑल आर्टिकल्स आपसे रिकवर हुए, जो एक बड़ी मात्रा में होता। कैश भी हुआ। माननीय जज साहब ने दोनों मुलजिमों को, अंजू और प्रियंका को, आजीवन कारावास 302 के केस में, और जो 394 डकैती का केस है उसमें 10 साल की सजा, चोरी में 3 साल की सजा और 20,000 रुपया जुर्माना दोनों को किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि इनकी बेटी प्रियंका जो मिसमेरिट रह चुकी थी, वो और उसकी सहेली अंजू दोनों इसमें मुलजिम पाई गई। उसके बाद इनकी जमानत हुई ऑनरेबल हाई कोर्ट से, यहाँ ट्रायल चला, आज उसमें जजमेंट हुआ है, लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है। तो जजमेंट की कॉपी हमें मिलने जा रही है, जैसे जजमेंट की कॉपी मिलती है उसको पहले पढ़ा जाएगा, फिर उसमें से ग्राउंड्स तैयार करके हम हाई कोर्ट अपील दाखिल करते हैं। मेरठ कोर्ट में 30 जनवरी 2009 को डबल मर्डर की आरोपी अंजू प्रियंका के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें पुलिस ने यह भी दावा किया कि प्रियंका के कब्जे से लूटे गए करीब 6 लाख रुपए की एफडीआर, 50,000 रुपए कैश और प्रियंका के भाई गौरव के नाम वसीयत के कागज भी बरामद हुए हैं। पूरे मामले को लेकर जिला जज रामकृष्ण गौतम की कोर्ट में वादी और प्रतिवादी पक्ष के बीच जमकर बहस भी हुई और आखिरकार प्रियंका और अंजू को अब आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दोनों पर 20,000 का आर्थिक दंड लगाकर उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। मेरठ से प्रवीण चौहान की रिपोर्ट, एपीएन। जी हां, यूपी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि अब उन्हें कानून का भी कोई खौफ नहीं रहा। मेरठ में बेखौफ बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर 2 लोगों को गोली ही मार दी। आनन फानन में दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है और हमेशा की तरह एक बार फिर अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। मेरठ के सदर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर 2 लोगों को गोली मार दी। वारदात के बाद बदमाश पास के ही बस स्टैंड पर खड़ी एक बाइक को भी अपने साथ लेकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सदर बाजार स्थित रामनिवास एंड सन्स नाम की एक गोदाम से सुधीर नाम का मुनीम साइकिल पर सवार होकर जा रहा था। तभी 2 अज्ञात बदमाशों ने उस पर लूट की नीयत से हमला कर दिया। जब सुधीर ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया। इतना ही नहीं, एक राहगीर ने जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने उस पर भी फायरिंग कर दी और फिर बदमाश बड़ी आसानी से फरार भी हो गए। वही जानकारी मिलने के बाद मौका वारदात पर पुलिस भी पहुंच गई और आनन फानन में दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस हमलावरों के हुलिये को पहचानने की बात कर रही है और जल्द ही खुलासे का दावा कर रही है। एक सुधीर जो है वो साइकिल से जा रहे थे तो उनको 2 लोग पैदल थे, उन्होंने उनको गोली मारी। उनसे जब सामने से एक आदमी ने रोकने की कोशिश की तो उसको गोली लगी है, उसको पेट में दाहिनी तरफ हल्का सा उसको चोट है। तो वो है, लेकिन सुधीर को चोट ज़्यादा है जो इनको पहले गोली मारी है। पूरे कारणों की अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं अगल बगल के इलाकों से। बाकी बदमाशों के हुलिया और बाकी चीज़ों के बारे में पुलिस ने
वो पता कर लिया है। जो भी बदमाशों के हुलिया है और जो चीज़ें हैं उसके बारे में पुलिस ने पता कर लिया है। मेरठ में लूट के दौरान फायरिंग की वारदात की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की वारदात हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक बदमाश आते जाते राहगीरों को अपना निशाना बनाते रहेंगे। आखिर इन पर लगाम कौन लगाएगा? प्रवीण चौहान, मेरठ, एपीएन। मेरठ के बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर आखिर क्या कहना है मेरठ के पुलिस मुखिया का, और किस तरह से जिले के एसएसपी कह रहे हैं कि मेरठ में अपराध पर अंकुश लगाने की भरसक कोशिश की जा रही है। तो वहीं हम आपको सुनाते हैं आम जनता की जुबानी कि किस तरह से पुलिस के दावे के बाद भी वो खुद भी डरे हुए हैं। पिछले दिनों जो भी घटनाएं हुई या पूर्व की घटनाएं भी हुई, अगल बगल के जिलों में भी जो घटनाएं हुई हैं उसको मेरठ पुलिस इधर लगातार जो है पकड़ रही है। तो कुल मिलाजुला के आपराधिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जो पूर्व में भी प्रकाश में जो अपराधी रहे हैं उनकी गतिविधियों पर हम लोग लगातार नजर रखे हैं और ये प्रभावी रणनीति लगातार जारी रहेगी। स्नैचिंग का बहुत ज़्यादा डर रहता है। हम लोग कहीं शादी में नहीं जा सकते हैं, ज्वेलरी पहन के नहीं जा सकते हैं। ज्वेलरी लेडीज़ का बहुत फेवरेट होता है पहनना, बट इस क्राइम की वजह से हम लोग ज्वेलरी नहीं डाल सकते हैं। घर में सेफ नहीं है, कोई एड्रेस पूछने के लिए आता है, कोरियर बॉय आता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होकर के उन लोगों के साथ किसी भी तरीके से कोप अप नहीं कर पाते हैं। क्राइम ग्राफ के ऊपर बात यह है कि हर टाइम सोते जागते, हर टाइम दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। घर से बाहर निकलते हैं ये सोचते हैं पता नहीं घर वापस भी आ पाएंगे, बच्चों से मिल पाएंगे या नहीं पाएंगे। जब भी कदम कदम पे तो यहाँ चैन स्नैचिंग, लूट मार, हर तरीके की लूट खटोट हो रही है। व्यापार करते हुए हमें डर लगता है। कई बार तो मन में ये आता है शहर को छोड़ दें। सर क्राइम तो इतना बढ़ गया कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, खासकर मेरठ में। और मेनली अगर घर से निकलते हैं तो मोस्टली लड़कियों को ये रहता है कि क्या है क्या नहीं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मतलब बहुत डिफरेंस जो है चेंज हो चुका है। इसमें ये कहना है कि बस अपनी सिक्योरिटी खुद करनी चाहिए। स्पेशल सेल में आज बस इतना ही, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।